आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बायोडायवर्सिटी। तो इसके बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आएगा। तो आप लोग भी पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बायोडायवर्सिटी, इसे हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व हमें उसकी बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ पॉइंटों को सजाया है। उन पॉइंटों को अच्छे खराब जो भी पॉइंट हों यहाँ पर हमने सजाया है। हम उन पॉइंटों के माध्यम से इस वीडियो पर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, किसी भी विषय के बारे में समझने से पहले हमें उसका अर्थ समझना चाहिए कि अब यहाँ पर टॉपिक है हमारा जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है? किसी विशेष स्थान पर चाहे जीव जंतु हों या कीड़े मकोड़े हों या वनस्पति हों, पादप हो, इनमें एक विशेष प्रकार की जो विविधता पाई जाती है, तो उस समस्त क्षेत्र के लिए, समस्त एरिया के लिए हम जैव विविधता कहते हैं। तो अब ये जैव विविधता जो है क्या क्या शर्त होती हैं, जैव विविधता कैसे स्थानों पर पाई जाती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जैव विविधता जो होती है वो किस क्षेत्र में या इसकी शर्त क्या होती है। तो इसकी शर्त, दो शर्तें होती हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया है अत्यधिक वर्षा का होना, दूसरा है उच्च तापमान। यदि जिस स्थान पर अत्यधिक वर्षा होगी और तापमान उच्चतम होगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु अपना निवास करेंगे। तो इसकी दो शर्तें हैं, उच्चतम तापमान का होना और अत्यधिक वर्षा का होना। अब हमें ये समझना चाहिए कि उच्चतम तापमान और अत्यधिक वर्षा हमारे किस क्षेत्र में होती है और कैसे हम ये समझेंगे कि जैव विविधता यहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को इंगित करते हैं। हमने यहाँ पर एक चित्र लिया है जिसे ग्लोबल का चित्र कह सकते हैं, हम पृथ्वी का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बीच की रेखा होती है ये इक्वाटर रेखा कही जाती है। इस रेखा को इक्वाटर रेखा कहेंगे। तो ऊपर वाली जो रेखा होती है वो हमारी कर्क रेखा होती है, नीचे वाली रेखा होती है हमारी मध्य रेखा होती है। तो ये जो समस्त एरिया होता है इक्वाटर रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है, ये जो पूरा हिस्सा होता है, तो यहाँ पर ये जो होता है कि अत्यधिक वर्षा भी होती है और तापमान भी ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि हमारा जो है नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। कहने मतलब ये है कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो हिस्सा कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो जो बीच का हिस्सा होता है, तो बीच के हिस्से में अधिक गर्मी होती है और अधिक बरसात होती है। तो इस बात से साबित होता है शर्तों के मुताबिक कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और जहाँ पर उच्चतम तापमान होता है, तो जो मिडिल वाला एरिया होता है, तो हम ये देखते हैं और हम कह भी सकते हैं कि जो जैव विविधता जो है ये इस पार्ट में जो है, जो भी जैव विविधता पाई जाएगी वो इस पार्ट में ही अधिकांशतः होती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो बीच वाली जो रेखा है, यहाँ से कुछ समझने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे मतलब टॉपिक बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हम विषुवत रेखा से पोल के ऊपरी ओर चलते हैं तो जैव विविधता घटती है बढ़ती है। तो सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि जब हम इक्वाटर रेखा से जब हम पोल की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी जो तापमान होता है वो कम होने लगता है। जब तापमान कम होने लगता है तो ऐसी स्थिति में ये बन जाता है कि ये शर्त तो हमारी यही है कि तापमान अधिक होना चाहिए। तो जैव विविधता धीरे धीरे जब हम इस रेखा से ऊपर के लिए हो जाते हैं तो जैव विविधता कम होने लगती है। ठीक उसी प्रकार से
हम दक्षिण के लिए मतलब दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी तापमान जो धीरे धीरे कम होने लगता है, वर्षा कम होती है और ये जैव विविधता यहाँ पर कम पाई जाती है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से जब हम पोल की ओर जाते हैं या ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है या घटती है। तो हम कह सकते हैं कि जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है। अगर इसका हम दूसरे एंगल से ले सकते हैं कि अगर ध्रुव से हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता जो है बढ़ती है। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनता है कि विषुवत रेखा के समीप में जो भी क्षेत्र होता है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, और विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर चलते हैं तो जैव विविधता घट जाती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जब हम चलते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया जिससे कभी कभी एग्जाम में ये आता है कि हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट क्या होता है? तो हॉट स्पॉट एक प्रकार से बायोडायवर्सिटी का साइनोनियम्स है, यानी पर्यायवाची है। वही कभी कभी ये पूछ देते हैं कि उष्ण स्थल क्या होता है, कभी कभी ये पूछते हैं कि हॉट स्पॉट क्या होता है। तो हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट जहाँ जीवों में विविधता होती है उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जीव होती हैं उनमें जो वैरायटियाँ पाई जाती हैं उस समस्त विशेष यानी पार्टिकुलर एरिया के लिए जो हम हॉट स्पॉट कहते हैं। तो हॉट स्पॉट के बारे में अभी हम इस मानचित्र के बारे में समझेंगे। तो ये हमारे जो इंडिया का, भारत का जो मानचित्र दिया गया है, तो यहाँ पर जो ये जो रेखा दी गई है ये कन्याकुमारी है, और यह एक गुजरात है और ये है कन्याकुमारी। तो यहाँ हमारा जो है अरब सागर है। जब यहाँ पर अरब सागर है तो इसे हम बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गुजरात से कन्याकुमारी तक यहाँ अरब सागर से जो बादल उठते हैं वो हमारे इस क्षेत्र में खूब बरसात कराते हैं। जब खूब बरसात होगी तो यहाँ पर ढेर सारे वन होंगे, जब वन होंगे तो उसमें जीव जंतु निवास करेंगे। तो यहाँ से जो इतना एरिया है यहाँ पर हमारे देश में जैव विविधता पाई जाती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं भारत के पश्चिमी घाट में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये तो हमारा पश्चिमी घाट हो गया है। इसके हम चलते हैं अपोजिट पूर्वी। ये हमारा जो पूर्वी जो हिमालय है ये कर्क रेखा के समथिंग ही पाया जाता है। तो यहाँ पर भी खूब बरसात होती है। जब खूब बरसात होगी हिमालय पर तो फिर नाना प्रकार के यहाँ पर भी जीव जंतु निवास करेंगे। तो हमारे देश में हम ये कह सकते हैं कि भारत के किस हिस्सों में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के किन हिस्सों में जैव विविधता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में जैव विविधता पाई जाती है। अगर इसमें ऑप्शन में दोनों चीजें पूछी जाएंगी तो हम जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इसके समथिंग हमारे कुछ द्वीप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो ये जो द्वीप हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा तापमान मिलता है, बरसात होती है, तो इन द्वीपों में भी जैव विविधता पाई जाती है। इसके जस्ट में लगा हुआ है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को हम एक हिसाब से कह सकते हैं कोरल द्वीप। ये जो मूंगे की चट्टानों से बना हुआ द्वीप होता है और इसीलिए इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ पर जो एक थोड़ा एरिया है ये हमारा लगता है केरल का। ये जो केरल है, केरल के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक जो मतलब जो है जैव विविधता कहाँ पर, तो केरल में भी पाई जाती है। तो केरल में विशेषकर एक स्थान है उसे कहते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को हिंदी में शांत घाटी भी कह सकते हैं। तो शांत घाटी जो है वो किस लिए चर्चित है या किस लिए जानी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि शांत घाटी जो है जैव विविधता के लिए जानी जाती है, या साइलेंट वैली जो है जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो वन है, यहाँ से अरब सागर से जो हवाएं उठती हैं, बादल उठते हैं, तो खूब बरसात होती है। बरसात होने के कारण जो है केरल में जो है ये जो घाटी जो है जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसके बाद में जो एग्जाम में कई एक बार ये क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में हमने बताया है कि जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई के लिए मनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया जैव विविधता जो है 22 मई के लिए मनाया जाता है।
और ये जो जैव विविधता जो वर्ड्स है, तो सबसे पहले ये किसने जो है प्रयोग में, या इसे सबसे पहले किसने जो है प्रयोग में लाया था, तो वो थे हमारे डब्ल्यू.जी. रोसेन जी। यानी डब्ल्यू.जी. रोसेन ने जैव विविधता वर्ड्स जो है सर्वप्रथम अपने उपयोग में ये कहा था कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता वर्ड्स के बारे में इन्होंने व्याख्यात्मक मतलब विवेचना की थी, वर्णन किया था। इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है जैव विविधता की घातक, यानी जैव विविधता जो है कैसे घातक है, जैव विविधता का क्या कारण है कि हमारे लिए जो संकट में जैव विविधता हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया गया है प्राकृतिक आवास नष्ट होना। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो है लोग वनों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। जब वन नष्ट हो जाएंगे, जो वन में ढेर सारे जीव जंतु रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनका जो निवास स्थान है यानी रहने का स्थान है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो ये भी कारण बनता है कि हमने धीरे धीरे क्या है वन निर्जनीकरण कर दिया है, वन को नष्ट कर दिया है, और जीव जंतु जो है अपने रहने के लिए, अपने छिपने के लिए उनके लिए कोई उचित स्थान ही नहीं रहा है। तो धीरे धीरे जो है जीवों में जो है संख्या धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गई है। दूसरा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पहले इस बात को हम समझते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है, वार्मिंग मतलब होता है गर्म होना। जब हमारी पृथ्वी जो है धीरे धीरे जो है कुछ गैसों के कारण जो है वो अत्यधिक जब गर्म हो जाती है, तो जहाँ पर ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ पर कभी कभी बरसात होती है, कहीं कहीं पर जो है बरसात इतनी होती है कि कहीं कहीं धूप नहीं खिलती है। मतलब ये कम्बिनेशन बन जाता है, कहीं बरसात होती है तो कोई धूप नहीं जहाँ खिलती है। तो आपस में जो है कहीं कहीं इतनी बरसात होती है कि वो जीव जंतु उसमें नष्ट मतलब होते चले जाते हैं। तो एक हिसाब से, एक असर से देखा जाए कि हमारी जो जैव विविधता के जो घातक के रूप में है, ग्लोबल वार्मिंग का भी एक योगदान है। क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा जब बर्फ़ पिघल जाती है तो देखा जाता है कि नदियों में पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं उनमें इतना बर्फ़ पिघल जाता है कि उनका जो निम्न स्थल जल का होता है उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं एक घातक सिद्धि होती है। अगला पॉइंट हमारा होता है विदेशी प्रजातियों का आवागमन। अब विदेशी कुछ ऐसे कीड़े, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमें दूसरे देशों से प्राप्त होते हैं, और उन पेड़ों को हम एक स्थान पर लगा लेते हैं। वो इतनी गति के साथ में इतनी वृद्धि करते हैं कि अपने पास पड़ोस के जो भी पादप होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, उनको वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और धीरे धीरे यहाँ तक ये रिजल्ट निकल करके आता है कि जो पुरानी जाति के जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं, और वो पौधा जो है एक फलीभूत हो जाता है। तो ये विदेशी प्रजातियों के भी कुछ ना कुछ योगदान होता है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण। शहरीकरण औद्योगिकरण का भी एक विशेष योगदान होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है छत पहुंचाता है। अब जहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ पर पहले वन थे, जंगल थे, वहाँ लोगों ने रहने के लिए अपना आवास बना लिया है। जहाँ पर पेड़ पौधे थे तो वहाँ पर उन्हें काट करके उद्योग धंधे भी तैयार कर लिए हैं। तो शहर और उद्योगों का भी एक अपना योगदान होता है, एक अपना अधिपत्य होता है। इसके बाद में जो है हमने पॉइंट लिया है, इसमें दिया गया है कि कुछ हमने विशेष के रूप में सजाया है कि शाकाहारी को प्रोत्साहन। अगर हमारे लिए जैव विविधता को रोकना है या जैव विविधता में सहयोग करना है तो हमें शाकाहारी को जो है बढ़ावा देना होगा। क्योंकि देखा जाता है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए जीव जंतु का हनन करते हैं, और एक समय ऐसा ही आ जाता है कि जीव जंतु जो है वे धीरे धीरे विलुप्त होने की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो हमारे लिए या सभी लोगों के लिए जो है कम से कम जीवन में 10-20 पौधों को अवश्य लगाना चाहिए, और हमें जो है शाकाहारी भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे दिया गया है जैव विविधता का संरक्षण। अब जैव विविधता का संरक्षण कहने मतलब ये कि जैव विविधता को हम किस तरह से सुरक्षित रखें, तो इसकी 2 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि ये आती है कि हमें इसे कह सकते हैं कि स्वस्थान पद्धति वह पद्धति होती है, वह विधि होती है जब कोई पौधा हम एक विशेष स्थान पर लगा देते हैं।
और उस स्थान पर उसके लिए जो ज़रूरत होती है उसकी वो चीज़ें हम उपलब्ध करवा देते हैं और वो धीरे धीरे पौधा जो पनपने लगता है। हमें उसकी ये केयर करना पड़ता है कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की अगर कमी होती है हम उसकी मतलब पूर्ण करते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्व स्थान पद्धति। दूसरा होता है हमारा बाह्य स्थान पद्धति। बाह्य स्थान पद्धति का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर कोई पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर ये खतरा पाया जाता है कि ये कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, तो हम उसे ऐसे स्थान पर जो है ले जाते हैं जहाँ पर वो सुरक्षित हो और वहाँ पर जो है बच जाता हो, तो वो होता है हमारा बाह्य स्थान पद्धति। इसके बाद में हमने पॉइंट लिया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एक, ये तो चीज़ें हमारी थी स्थल के संबंध में। अब हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जलीय जैव विविधता। जलीय जैव विविधता जो होती है तो उस पर भी विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जलीय जैव विविधता में ये भी पाया जाता है, जैसे कोई छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं तो बड़ी मछली छोटी मछली के लिए मतलब निगल लेती है, खा जाती है, तो यहाँ पर ये भी कारण बनता है। आगे दिया गया है कि एक संस्था है, उसका नाम है IUCN। IUCN का मतलब होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। इसे हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। एक ऐसी संस्था है जो प्रत्येक वर्ष ये इस बात की पुष्टि करती है कौन सी प्रजाति संकट में है, कौन सी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। तो जो IUCN जो एक संस्था है, इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर एक बुक जो हमारी जो प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, उसमें जो रखते हैं या लिखते हैं, उसका नाम होता है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक जो है, इसमें ये चीज़ दर्शाई जाती है कि अगर कोई भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा 50 वर्षों तक इसके बाद में अगर दिखाई नहीं देता है तो उसे विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे हमारे भारत में ही जो टाइगर है, इसके लिए जो है इससे पहले जो है क्या नाम विलुप्त ही घोषित कर दिया गया था। वो चीज़ अलग है, अभी नाबी से कुछ टाइगर्स हमारे लिए मंगाए गए हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो बुक है रेड डाटा बुक, इसमें 3 प्रकार के पेज होते हैं। रेड डाटा बुक में जो पेज होते हैं वो 3 कलर के होते हैं। ये 3 कलर के होते हैं। तो पहला जो कलर होता है हमारा, ये हमारा होता है ग्रीन पेज होता है। अब ग्रीन पेज क्या होता है? ग्रीन पेज का मतलब ये होता है कि ग्रीन पेज में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जो अपने आप में सुरक्षित हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके लिए हम ग्रीन पेज में रखते हैं। इसके बाद में आता है हमारा पिंक। इसके बाद में हम कर सकते हैं पिंक। ये पिंक एक पेज जो होता है वो पिंक कलर का होता है। तो पिंक कलर में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जिनमें जो जीव जंतु होते हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो विलुप्त की श्रेणी में आ जाते हैं। कहने मतलब ये कि ये कह सकते हैं कि वो अपने संकट काल का जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो जीव जंतु संकट काल का जीवन यापन करता है तो उसे हम पिंक कलर के दस्तावेजों में लिखते हैं या पेज में लिखते हैं। इसके बाद में आता हमारा रेड। रेड पेज में उन जीव जंतुओं को रखा जाता है जिन्हें 50 वर्षों तक नहीं देखा गया है। जो 50 वर्षों तक नहीं देखा जाता है तो उसे हम विलुप्त की श्रेणी में रखते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी से इस जीव जंतु का जो है ये विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है अभी तक आप लोगों को जो बताया गया है और आप लोगों ने जो भी वीडियो के माध्यम से देखा है जैव विविधता के संबंध में जो भी सुना है, तो आप लोग एक बार फिर से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं ये पर्यावरण या इन्वायरमेंट का जो ये वीडियो है, इसके बाद में 2 अथवा 3 वीडियो और बना दिए जाएंगे और इन्वायरमेंट का जो चैप्टर होता है वो इतने अच्छे ढंग से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट कर देंगे। तो इसीलिए जो है इसे हम मन लगा करके देखेंगे। और चाहे आपका कोई शैक्षिक यानी वनडे एग्जाम हो या आपका हाई स्कूल इंटर लेवल या BA BSc का कोई भी एग्जाम हो, ये जो सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है वो सभी में कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसीलिए जो है इस सब्जेक्ट को हमें
डीपली लेना चाहिए, भली बात समझना चाहिए। और आप लोगों का जो प्यार इसने हमारे लिए मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।